गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रोबेबिलिटी क्लास 12th की अप्लाइड मैथमेटिक्स की। आज से मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स अब से शुरू कर रहा हूँ। ये चैप्टर 9 है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, एम.एल. अग्रवाल वाली बुक है। ठीक है, तो शुरुआत किया जाए प्रोबेबिलिटी की कि इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी जैसा कि आप 11th में थोड़ा पढ़े हुए हैं, प्रोबेबिलिटी है ना, 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, 11th में काफ़ी कुछ पढ़ के आए हैं। फिर भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं उन बच्चों के लिए जिनका कि 11th जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, सोचते 11th ही है और फिर 12th में अच्छे से पढ़ लेंगे। थोड़ी सी बातें मैं बता दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कोई भी चीज़ करते हैं तो एक नटशेल में देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी में सीक्वेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रोबेबिलिटी जब भी आप करने चलेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आपको करना होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाम इसका क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी में जितने भी क्वेश्चन होते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि टॉसिंग ए कॉइन, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर उसके बाद रोलिंग ए डाई, ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर उसके बाद ताश के यानी प्लेइंग कार्ड से उसमें से कुछ कार्ड निकालना विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, ये भी क्या हो गया? ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर एक अर्न होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, आपने अर्न सुना होगा, एक झोले लाइक स्ट्रक्चर। उनमें से आप क्या करते हैं, कुछ बॉल सफ़ेद लाल काली ये निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है काम करने का, बॉल निकालने का एक के बाद एक, या विदाउट रिपीटिशन या विथ रिपीटिशन, ये जितनी भी चीज़ें इसमें हम करते हैं सबको हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में? रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी पहले आप क्वेश्चन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट में से आप क्या करेंगे, उसके बाद उसमें से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया सबसे पहले। लाइक इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस लिख दिया, यानी 2 बार लिख दिया। एक सिक्के को 2 बार टॉस कर देना या 2 सिक्के को 1 बार टॉस कर देना, ये बात भी हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी में इन दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, जब रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो पॉसिबल आउटकम मतलब जो रिजल्ट आते हैं, जितने भी रिजल्ट बन सकते हैं पॉसिबल आउटकम, उसको हम सैंपल स्पेस एस से डिनोट करते हैं। उस सेट को क्या बोलते हैं बच्चों? एस। तो अगला आता है हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को बच्चों क्या बोलते हैं? एस से डिनोट करते, कैपिटल एस। ये एक सेट होता है। अब इसी एक्सपेरिमेंट से हम लोग देख सकते हैं टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस अगर हमने किया तो सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है। तो बिल्कुल क्या हो सकता है आपको पता है। तो यानी हेड हेड हो सकता है, यानी 2 बार, पहली बार उछाला तो भी हेड आया, दूसरी बार उछाला तो भी हेड आया। एक पॉसिबल तो ये हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है पहली बार हेड आना और दूसरी बार टेल आना। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक बार टेल आना फिर एक बार हेड आना। फिर चौथा हो सकता है कि दोनों बार टेल टेल ही आना। यानी टोटल ये 4 पॉसिबल आउटकम बनेंगे, है ना। इसको हम लिखते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम सिक्के के केस में यानी कॉइन के केस में निकालने के लिए अगर आप जितने बार भी टॉस करेंगे तो 2 की पावर n होता है। अब क्योंकि यहाँ पर आप 2 बार टॉस किए हैं, देखिए ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 बार। 2 का मतलब 2 की पावर n, यानी 2 बार आप किए तो 2 की पावर 2 यानी 4। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4, यही टोटल पॉसिबल आउटकम हुए ना बच्चों। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, सैंपल स्पेस हो गए। अच्छा, उसके बाद तीसरा सीरीज में तीसरा क्या आता है बच्चों? तीसरा आता है इवेंट, जिसको नॉर्मल तरीके से, जनरल तरीके से ई कहते हैं। अब इवेंट क्या है? अब इसी इवेंट से ही आपको प्रश्न पूछता है। किसी ने आपसे पूछ दिया, इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे सवाल पूछा जाए, प्रश्न में पूछा जाए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ दिया जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड। कम से कम एक हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए, कम से कम एक। अच्छा जी, कम से कम एक। तो ये जो कम से कम वाला ये जो क्वेश्चन लिखा है, यही आपका इवेंट हो गया। अच्छा, चौथा क्या होता है? चौथा होता है कि हम लोग सीधे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो जिसको P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इस इवेंट की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट को लिखते हैं क्या? NE का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट सेट। जो इवेंट बनेगा उसमें जितने एलिमेंट आए, जिसको आप 10th में क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। यही क्या हुआ? यही है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। यानी जितना हमारा
फेवर कर रहा है क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में, वो बन गया एन ई। और एन एस क्या बना, एन और एस यानी सैम्पल स्पेस में जितने टोटल एलिमेंट हैं, अपॉन हम क्या बोलते हैं, अपॉन में बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये चार बातें तो आपको पता होनी ही चाहिए, है ना। अब इस क्वेश्चन का उत्तर भी मैं दे दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो इवेंट बना इस क्वेश्चन के, वैसे चार चीज़ें तो आपको पता होती हैं और हैं भी, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। ई जो किसके केस में जो आएगा, ई सेट आएगा, वो क्या आएगा, कम से कम एक हिट। कम से कम का मतलब होता है कम से कम, और मैक्सिमम आपने जितनी बार किया, तो कम से कम एक हेड में तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो यानी हमारे पास कम से कम के केस आ गए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। और टेल टेल नहीं आ सकता क्योंकि कम से कम उसमें एक भी हेड नहीं है, क्योंकि दोनों टेल ही है। तो क्या आएगा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी इसी की आप निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेट क्या आएगी, इसमें कितने लोग हैं, 1 2 और 3, तो हो गए 3, और टोटल इसमें कितने हैं, 4 हैं, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इतना मान के चला जाता है बच्चों की, इतना आपको आता ही है। फिर भी अगर आप नटशेल में चाहें तो मैंने इतनी बातें आपको बताई, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम तुरंत अपने प्रेजेंट टॉपिक पर आ रहे हैं जो हमारे 12th में पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है रैंडम वेरिएबल। तो ये वर्ड भी देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट से ही पैदा हुआ है, रैंडम वेरिएबल। तो नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ मैं। ठीक है, नोट हो गया, मिटा देता हूँ। ठीक है, अगली बात मैंने कहा आपसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, सॉरी रैंडम ने, रैंडम वेरिएबल, वही हमको मेनली मतलब मुख्य तौर पर 12th के अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ना है। रैंडम वेरिएबल, इसका नाम है रैंडम वेरिएबल। तो इसको भी नाम दिया गया, एक्स से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स, रैंडम। अब क्योंकि वेरिएबल है, जानते हैं वेरिएबल को हमेशा क्या बोलते हैं, किसी भी तरह के वेरिएबल को ज़्यादातर एक्स बोलते हैं, तो उसका एक विशेष नाम दे दिया गया कैपिटल एक्स। तो रैंडम वेरिएबल का विशेष नाम हो गया कैपिटल एक्स। ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब ये होते क्या हैं भाई साहब, इनको भी समझ लेते हैं। तो अब हम ये बात तो समझ गए हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी टॉस करना, रोलिंग ए डाई करना, किसी में से कुछ कार्ड निकालना, कुछ बॉल निकालना, जितने भी तरह के प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहला काम रैंडम एक्सपेरिमेंट करना होता है। ठीक है, तो अब रैंडम वेरिएबल क्या है, तो रैंडम वेरिएबल के एक बेसिक डिफिनीशन थोड़ा सा दिमाग में लिखते हैं, फिर समझा तो दूंगा, सारी बात समझ में आ जाएगी। तो रैंडम वेरिएबल के एक जो डिफिनीशन है, ऑल्दो डिफिनीशंस आर नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चंस, बट व्हेन यू लर्न द डिफिनीशन व्हाट हैपेंस, आपका दिमाग उस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ लेता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। तो रैंडम वेरिएबल की जो डिफिनीशन है वो बोलती है अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। क्या है ये, मेनली इज फंक्शन है, सबसे बड़ी कैटेगरी इसकी क्या निकली, इज ए फंक्शन। ये एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन, फंक्शन है हुज, जिसका की डोमेन, हुज डोमेन इज, जिसकी की डोमेन इज सैंपल स्पेस, जिसकी डोमेन क्या है, सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी अ रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसकी डोमेन सैंपल स्पेस के, सैंपल स्पेस जिसकी डोमेन क्या है, सैंपल स्पेस है किसकी, रैंडम एक्सपेरिमेंट की, एंड whose range is subset of real नंबर्स। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी बात समझ में आ गई क्या। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, रैंडम वेरिएबल क्या है। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो किसी भी फंक्शन की कुछ डोमेन होती है, कुछ रेंज होती है। तो ये जो
रैंडम वेरिएबल x बनेगा, उसकी डोमेन क्या होगी बच्चों, उसकी डोमेन होगी जो भी सैंपल स्पेस के जितने एलिमेंट है सब उसके डोमेन कहलाएंगे, यानी x की जगह पर उसको हमको क्या रखना होगा, वो रखना होगा। जब हम उस डोमेन को रखेंगे तो जो रैंडम वेरिएबल एक वैल्यू एक्वायर करेगा, गेन करेगा, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और जो उसकी जो रेंज आएगी, यानी जो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी या रियल नंबर का सबसेट होगी। अभी जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था उससे ही ज़रा समझा जाए, सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी डिफिनीशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ, इस बात को आप समझ जाइए और नोट कर लीजिए, सबसे पहला काम करिए आप, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों, मैंने कहा एक एक्सपेरिमेंट, एक एग्जांपल लिया जाए रैंडम वेरिएबल को समझने के लिए। टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, एक सिक्के को 2 बार टॉस करना। अच्छा, ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट, पहले ही बता चुका हूँ। ओके, अब हम उसके बाद क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में बोल दिया, अब मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। देन फाइंड या क्वेश्चन से पहले अभी क्वेश्चन लिखूंगा, तो अभी तो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गए, रैंडम वेरिएबल तो समझे नहीं, तो क्वेश्चन लिखा, अब रैंडम वेरिएबल को इसी में से मैं जनरेट करके आपको बताता हूँ, फिर प्रॉपरली एक्सरसाइज के क्वेश्चन और सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस कर लिया गया, तो अब सॉल्यूशन में चला जाए। सॉल्यूशन में चला जाए तो अभी हम लोगों ने कहा कि इसके सैंपल स्पेस में H H H T T H और टी टी, ये 4 लोग बनेंगे, ये बात हमने बताई थी, अभी हम लोगों ने लिखा था। अच्छा, अब हमने क्या कहा था, रैंडम वेरिएबल को x बोलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर x कर लेंगे, और यहीं पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, लेट x, यहाँ पे लिखता हूँ लेट x मीन्स अभी बताया था इज द रैंडम वेरिएबल, x इज द नंबर ऑफ, NO मतलब NO, नंबर ऑफ हेड्स, यानी नंबर ऑफ हेड्स। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली हर क्वेश्चन का बेटा रैंडम वेरिएबल अलग अलग होता है। किस प्रकार, जिस प्रकार से हर क्वेश्चन में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रकार हर क्वेश्चन के प्रोबेबिलिटी में अलग अलग तरीके से रैंडम वेरिएबल को पूछता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मान लिया जाए कि रैंडम वेरिएबल को कह दिया है कि रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड्स है, नंबर ऑफ हेड्स x को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये बात क्लियर कर दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, तो नंबर ऑफ हेड्स का मैंने क्या कहा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है। तो सबसे पहले फंक्शन बना, तो इस फंक्शन का जो सैंपल स्पेस का एलिमेंट है एच एच, ये उसका डोमेन होगा। तो यानी एक्स एच एच लिखा हमने, क्या लिखा, एक्स इन ब्रैकेट एच एच, जैसे फंक्शन में लिखते हैं एफ एक्स लिखते हैं, एफ की जगह कैपिटल एक्स लिखा, एक्स के जगह इस डोमेन के, इस सैंपल स्पेस के एलिमेंट लिखे जो कि हमारे रैंडम वेरिएबल के क्या हैं, डोमेन है। तो डोमेन की जगह एक्स की जगह ये रखा। अच्छा, तो एच एच लिखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और एक कितने हेड हुए, यानी 2 हेड, यानी एक्स एक्स इसकी वैल्यू क्या आई 2। तो यानी रैंडम वेरिएबल की ये जो वैल्यू है, यानी ये उसकी रेंज आई। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल क्या आई 2 आई, कब, एच एच पर। फिर दूसरे बात हमने लिया, इसका दूसरा एलिमेंट लिया एच टी का, क्योंकि सैंपल स्पेस के एलिमेंट लेने हैं, एच टी रखा। एच टी रखने पर क्या आएगा, इसमें हेड कितनी बार है, एक बार, तो 1 आया। उसी तरीके से एक बार एक्स और लिया और यहाँ पर लिखा, जितने एलिमेंट है सबका लिखना पड़ता है, टी एच, तो डोमेन बना टी एच। यहाँ भी हेड एक बार है तो भी एक बार लिखा। उसके बाद एक लास्ट बचा है टी टी, यानी x की वैल्यू टी टी लेने पर एक भी हेड नहीं आना, क्योंकि इसमें हेड ही नहीं है तो 0। यानी इससे एक बात पता चल गई कि रैंडम वेरिएबल हैज़ फॉलोइंग वैल्यू विच आर 0, 1 एंड 2। अब आप कहेंगे 1 1 लिखिए सर, नहीं बेटा, सेट में कभी भी क्या होता है, वैल्यू को रिपीट नहीं करते हैं, वैल्यू तो एक ही है ना, 2 बार आना वो प्रोबेबिलिटी का केस है। एक आई तो वैल्यू 1 ही है ना, जैसे 1 यहाँ। तो कैसे लिखते हैं, तो हम लोग x को इस प्रकार से लिखते हैं, x आया 0, x आया 1 और x आया 2। ये जो वैल्यूज़ आए 0, 1, 2, अब आप देखिए 0, 1, 2 क्या है, रियल नंबर ही तो हैं, आया ना। और यही रेंज, यानी जो रेंज हम करते हैं इन्हीं को के लिए हम ये क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये नोट हो गया। अब देखो, अब रैंडम वेरिएबल इसके केस में हो गया। अब जितने रैंडम वेरिएबल उन सब की हमको प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी, तो हम प्रोबेबिलिटी इस प्रकार से लिखते हैं। देखो, इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, बुक में भी बहुत अच्छा सुंदर टेबल बनाया है,
इस वाले एक्सरसाइज में यानी 9.1 में हमको टेबल बना के क्वेश्चन का आंसर देना है। टेबल बनाने के लिए ऊपर बनाया ये और इधर सबसे पहले x लिख दिया, x का मतलब हमारा ये रैंडम वेरिएबल, और यहाँ पर लिख दिया p और x। p का मतलब प्रोबेबिलिटी, x का मतलब रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों? रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालनी है। इवेंट नहीं अब रहेगा यहाँ पर, अब क्या रहेगा? अब हमारा यहाँ पर इस पूरे 12th में रैंडम वेरिएबल रहेगा, उसका हमको एक्सपेरिमेंट, उसका हमको वैल्यू लिखना पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी होगी। तो रैंडम वेरिएबल बच्चों क्या क्या हो रहा है? रैंडम वेरिएबल 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 लिख दिया जाए एक कॉलम में, दूसरी कॉलम में 1 लिख दिया जाए और तीसरी कॉलम में 2 लिख दिया जाए, क्योंकि यही 3 वैल्यू है। अब हम px 0 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। px 0 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब हेड एक बार भी नहीं आना, हेड एक बार भी नहीं आना। क्या हुआ है? वही केस है टी का, कितनी बार है? 1 बार, टोटल 1 बार है। देख सकते हैं ना प्रोबेबिलिटी क्या होगी? x बराबर 0 की, ऐसे ही लिखते हैं, x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? क्योंकि टी इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल का मतलब क्या हुआ? एक ही बार टेल टेल आया है 1 और टोटल 1 2 3 4, तो 1/4 लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 1/4। दूसरा 1 का केस आप देखिए, एक यहाँ पर है HT में और एक TH में है, तो 1 कितनी बार है? एक बार HT में भी 1 हेड है और TH में भी एक बार हेड है, तो यानी ये जो 1 का केस है इसमें आएगा 2/4। सिंप्लीफाई करके 1/2 लिख सकते हैं, पर अभी लिख नहीं रहा हूँ, एक काम आपको खास बताना है। दूसरा है यानी जो सेकंड वाला है, यानी जिसकी रैंडम वेरिएबल 2 वैल्यू है, वो देखो क्या है? 2 का मतलब यही केस हुआ HH कितनी बार है? एक ही बार है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? HH की ये एक बार है और टोटल 1 2 3 4, तो 1/4 हो गई। अब इस कॉलम को, इस पूरे सीरीज को इधर जोड़िए, तो यानी इसको बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं सिग्मा px। सिग्मा का मतलब होता है सारे को जोड़ना, समेशन के लिए सिग्मा इस्तेमाल करता है। तो 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 जोड़ो, 1 + 2 + 1 3, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4/4 यानी 1। एक बात और पता चल गई इसी से, इस क्वेश्चन से, और याद करना भी है, समझना भी है कि सिग्मा px यानी टोटल प्रोबेबिलिटी सारे के सारे रैंडम वेरिएबल की हमेशा 1 ही होती है सबको जोड़ने पर। यानी एक टेबल जो बनेगा उसमें प्रोबेबिलिटी के रैंडम वेरिएबल की जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी सबको ऐड करें तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन पूछता है, किसी का मिसिंग कर देगा, जैसे यहाँ पर a दे देगा, यहाँ पर कुछ दिया रहेगा, कुछ दिया रहेगा, तो a की वैल्यू निकालने के लिए इस वाले रो को ऐड करके 1 कर देंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे, या जो भी अननोन होगा प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा? सिग्मा px बराबर 1 से, यानी सबको जोड़ने पर 1 से। ये एक बहुत जरूरी और बेसिक कॉन्सेप्ट है रैंडम वेरिएबल का और उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी इसको हम लोग कहे हैं ये निकालने की, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, यानी या शॉर्ट में प्रोबेबिलिटी, सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी बट रही है किसके? इसमें बटी, इसमें बटी और इसमें बटी, तो बटने पर टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही रही ना। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए। इसी पर पहली एक्सरसाइज है, ये एक उसका क्या है? इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग कुछ फॉर्मली बुक के क्वेश्चन करेंगे, तो नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, आराम आराम से चल रहा हूँ ताकि तुम सब समझते रहो, और कॉपी पेन लेके पढ़ो, क्वेश्चन करते करते रहना है ना। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब बुक के कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज, आओ बच्चों, 9.1 की एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है, उसमें एक टेबल दिया है। ML अग्रवाल ये बुक है, देखो यही होगी। अब नई वाली आ गई है, वैसे वही बुक ML अग्रवाल की। ठीक है,
अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 में रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उन्होंने एक टेबल दिया है, उसमें पूछा है क्या क्या पूछा है, सबको नोट कर लेते हैं और आपको बताता हूँ। पहले एक टेबल बना लिया जाए जल्दी से। तो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 1, तो एक टेबल बना है, बड़ा सा टेबल बना है, बड़ा भारी टेबल बना है, तो बना लिया जाए, है ना। तो इधर अभी मैंने बताया कि ऊपर x लिखते हैं, उसके नीचे उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ लिखते हैं। इसमें वैल्यूज 7 तक जा रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने जा रही है 0 से 7, तो 8 हो गए ना, सही बन गया मेरा, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यानी ऊपर जो इस रो में लिखा हुआ है वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं। क्या क्या है वैल्यूज? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। अच्छा, उसके नीचे प्रोबेबिलिटीज़ लिखी हुई है, वो है A 4A 3A 7A, A 4A 3A 7A 8A 8A 10A 6A और 9A। ये बन गया प्रोबेबिलिटी सबका। अब ये मतलब टेबल फिनिश हो गया। उसमें क्या पूछा है? प्रश्न पूछा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, यानी अपने को ए निकालना। अभी मैंने आपको ऐसा बताया था करने का तरीका, तो क्या बताया था, ये प्रोबेबिलिटी, इसमें ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, ये जो पी एक्स वाली पूरी रो है, ये क्या है, ये इस रो में सिग्मा, हम लिखेंगे क्या इसको, सिग्मा पी एक्स बराबर 1। पी एक्स सिग्मा का मतलब जितनी प्रोबेबिलिटीज है सबको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो जोड़ दिया जाए A + 4A 3A 7A 8A 10A 6A एंड 9A, इसकी वैल्यू 1। जोड़ो, 4 1 5 5 3 8 8 7 15 15 8 23 23 10 33 33 10 33, फिर से A और 4 5 3 8 8 7 15 15 और 8 23 23 और 10 33 33 और 6 6 39 39 और 9 48, तो 48 A आया लेफ्ट हैंड साइड में बराबर 1। तो क्या हो गया, ए की वैल्यू 1/48, इधर 48 का मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी ये आंसर आ गया। ए की वैल्यू क्या आ गई 1/48। तो पहला आंसर तो हो गया, मिला लो, यही आंसर आया है जी, आया है। दूसरा क्या पूछा है? दूसरा पूछा है फाइंड। अच्छा, इसको भी नोट कर लो बच्चों, नोट करो जल्दी 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 जल्दी। नोट कर लिए? अच्छा, दूसरा तुमसे पूछा है, इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि दूसरा, बस ये याद रहे, एक चीज़ लिख लिया जाए कि ए की वैल्यू जो हम लोग का आया है, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी बोर्ड की ना, तो 1/48 ये आंसर याद कर लिया, क्योंकि इसमें ए की ज़रूरत पड़ेगी भी। बाकी को मिटा दिया जाए, सेकंड पार्ट को किया जाए। सेकंड पार्ट में बच्चों पूछा है देखो, सेकंड पार्ट में पूछा है क्या, फाइंड पी एक्स लेस देन 3, यानी पी एक्स लेस देन 3। ये यहाँ से थोड़ा सा बढ़िया शुरू होता है, यानी इसको रीड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स लेस देन 3। लेस देन 3 तो यही है, लेस देन 3 का केस में इतना पूरा आएगा, ये 3 से कम बेटा यही तो है, 2 1 और 0। 3 से कम एक्स क्या क्या है, 2 है 1 है और 2 है 1 और 0 है। यानी इसको मतलब वो ये पूछ रहा है x बराबर 0 एंड मतलब प्लस x बराबर 1 प्लस x बराबर 2। ओके, मतलब वो ये यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है। इसका मतलब एक बात और पता चल गई, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी हद तक कंटिन्यूअस हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा रेंज लिया है ना। तो 0 1 2 ऐड कर दिया जाए। 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, a है। 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4a है। 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3a है। जोड़ दिया जाए, 4 + 1 5 5 + 3 8a
और a की वैल्यू कितनी निकालें हम लोग 1/48, तो 1/48 a की जगह रख दिया जाए, 8 एकम 8, 8 छक्का 48, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, यानी x लेस दैन 3 की वैल्यू कितनी आ गई 1/6 आंसर। नोट कर लीजिए, देखिए बुक में है। हाँ जी आया है। उसके बाद इसका एक और पार्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब बहुत बढ़िया आप सब समझ सकते हैं, यानी 4 से शुरू किया जाए और 4 पर इंक्लूडिंग यानी इक्वल्स टू भी लगा है, देखो लगा है ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू जब लगा हुआ है इसका मतलब 4, 5, 6 और 7, यानी 4 to 7, 4 से लेके 7 तक पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी को ऐड करके हमको लिख देना है। यानी इसकी वैल्यू सीधा सीधा होगा, यहाँ से शुरू करेंगे। 4 की प्रोबेबिलिटी 8 है तो 8 है, 5 की प्रोबेबिलिटी 10 है तो 10 है, 6 की प्रोबेबिलिटी 6 है तो 6 है, और 7 की प्रोबेबिलिटी 9 है। जोड़ो सबको, 8, 10, 18, 18 और 6 24, 24 और 9, 9, 4, 13, 33 A, और A अपने पास पता ही है 1/48 है। कट रहा है, हाँ हाँ 3 से कटेगा, देखो 3 1 जा 3 और 3 से 16 बार में 16 3 48 होता है ना, तो 11/16 इसका बच्चों आंसर आ गया। मिला लो, आंसर आया 33/48। ये सिंप्लीफाई नहीं किया मैंने, कर दिया है ना। कर दोगे तो अच्छा है, कब नहीं किया जाता ये भी बता देते। तब नहीं किया जाता है जब सबको ऐड करना हो, तो यहाँ तो ऐड कर ही दिया गया है ना, फाइनल रिजल्ट था। ठीक है, तीसरा पोर्शन इसका है, मतलब सेकंड में 3 चीज़ें पूछी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 से बड़ा और 5 से छोटा। अच्छा, यानी बिटवीन द रेंज पूछ लिया है, 0 से बड़ा यानी यहाँ से और 5 तक, यानी यहाँ तक जाएगा 1 2 3 4 5, नहीं 5 पर भी इंक्लूडिंग नहीं है, ध्यान से देखो, यानी 0 और 5 को नहीं लेंगे, 0 और 5 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है। अगर इक्वलिटी भी रहती तो यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तब 0 लेते, लेकिन 0 नहीं लेंगे और क्या 5 भी नहीं लेंगे, उसके बीच की सारी वैल्यू लेंगे, 1 2 3 4 तक जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 4, यहाँ तक लेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है ना, दिख रहा है ना सफ़ा। हाँ, तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 की है 4a, तो 1 की आ गई 4a, 2 की आ गई 3a, 3 की आ गई 7a, और 4 की आ गई 8a। जोड़ दो, 4 3 7, 7 7 14, 14 और 8 22a, तो 22 और a की वैल्यू 1/48, तो यानी आ गए 22/48। बुक में आपके सिंप्लीफाई नहीं किया इसलिए मैंने भी नहीं किया, वैसे काट सकते हैं, 11/24 होना चाहिए। हाँ देखो, इस वाले को सिंप्लीफाई किया है, गजबे किताब है, कौन समझाए इन लोग को। एक तरह का रवैया रखेंगे नहीं, बच्चों को परेशान करेंगे, हम लोग को तो कोई क्या परेशान करेगा, पहले ही पता रहता है। 11/24 इज द आंसर। नोट कर लो बच्चों, नीचे नहीं दिख रहा है क्या आपको, ठीक है ना, नोट करो। इसे मिटा दें। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, उसमें भी एक इन्होंने टेबल बना रखा है, रैंडम वेरिएबल एक्स एस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिस देन इट ओके। ये भी अच्छा सवाल है। देखो सेकंड क्वेश्चन किया जाए, एक टेबल बना लो, ये एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में इन्होंने x और px की वैल्यू दी हुई है और उसी से संबंधित प्रश्न इन्होंने पूछा है। ओके, कितने इसमें खाने बने भैया, 1 2 3 4 8 तक गया है, तो बना लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 1
2 3 4 5 6 7 एंड 8। प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? 0.15, 0.23 यानी 0.15, 0.23, फिर क्या है 0.12, फिर क्या है 0.1, फिर क्या है 0.2, फिर क्या है 0.08, फिर क्या है 0.07, 0.07, फिर है 0.05, 0.05 ये दिया हुआ है। क्या पूछा है? पूछा है इफ़ इवेंट्स ई इज इक्वल्स टू एक्स इज प्राइम नंबर। तो उन्होंने इस क्वेश्चन में इवेंट दे दिया है, ठीक है, एक्स इज ए प्राइम नंबर। क्वेश्चन में कहा है भाई, तो जो कहा करा जाए और समझ लिया, एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स प्राइम नंबर है। अच्छा जी, और एफ कहा है, इसको उसमें लिखा है करली में, तो हम लोग भी करली में लिख लिया जाए, सही बात है, सेट के फॉर्म में लिखा है। फिर कहा है एफ क्या है? एक्स इज लेस देन 4। एफ कहा है एक्स इज लेस देन 4, ठीक है। तो क्या कहा है? फाइंड पी, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। यूनियन का मतलब होता है और सेट, और का मतलब राइटिंग ऑल द सेट, और जो भी उसका कॉमन हो उसको एक ही बार लिखना, रिपीट नहीं करना, और पूरा का पूरा ई का और एफ का दोनों लिख डालना। अभी किया जाए तो इसका आंसर देने के लिए तो पहले ये और ये तो होना चाहिए ना, ई और एफ, तो उन्होंने तो दे दिया है, तो ई को पहले, तो यहाँ से सॉल्यूशन शुरू किया जाए। तो सबसे पहले ई को बच्चों लिखो, ई होगा क्या? कह रहा है प्राइम नंबर। सबसे बड़ी बात, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर होती है ना कंपोजिट होती है। प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 8, 9, 9, 10, 11, देन 13 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर वही होती है जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, और 1 प्राइम नंबर नहीं होती, ये सबसे ज़रूरी बात। तो प्राइम नंबर की शुरुआत होगी कहाँ से? 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, यानी 2, 3, 5, 7 इसका ई सेट बना, यानी इवेंट में ये एलिमेंट आ गए रोस्टर फॉर्म में। ओके, फिर एफ क्या है? एफ है एक्स इज लेस देन 4। लेस देन 4 में तो क्या आएगा? 1 2 3 ही आएगा, और क्या आएगा? क्योंकि इंक्लूड तो उसमें है नहीं ना बच्चों। लेस देन इक्वल्स टू 4 तो है नहीं, ओनली लेस देन। लेस देन का केस केवल 3, 2 और 1 आएगा। अब उसके बाद ई यूनियन एफ लिखो। ई यूनियन एफ सेट में क्या आएगा? यूनियन मतलब राइटिंग ई और एफ दोनों को लिखना है। तो स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 इसके में तो इसका भी लिखना पड़ेगा, 2 उसके में, इसके में तो वो भी एक ही बार लिखा जाएगा, 3 इसके में, उसके में तो एक बार लिखा जाएगा, 4 है नहीं, 5 इसके में है तो लिखना पड़ेगा, 7 इसके में तो लिखना पड़ेगा, यानी यही सेट है 1 2 3 5 7। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछने के लिए, ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी पूछने के लिए इनका करने का सीधा सीधा मतलब क्या है? x बराबर 1 इसके लिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 इसके लिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3 इसके लिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 5 इस वाले के लिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 7 इसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 7 इसके लिए। तो x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.15, 0.15 है। x बराबर 2 की कितनी है? 0.23 है। x बराबर 3 की कितनी है? 0.12 है। x बराबर 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? x बराबर 5 की प्रोबेबिलिटी है 0.2, और x बराबर 7 की प्रोबेबिलिटी है 0.07। सबको जोड़ दिया जाए यहाँ पर ऊपर नीचे लिख के, नहीं तो बड़ा डेसिमल का गड़बड़ा ही ना हो जाए, है ना। 2 3, फिर 0.12, फिर 0.2 है तो यहाँ पर 0 लगा लो, फिर 0.07, 0.07 जोड़ो, 5 3 8 9 10 7 17 का 7, 1 गया, 1 कैरी गया, तो 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 और 6 7 ये भी आ गया, और इधर कुछ है नहीं, तो 0.77 इसका आंसर आना चाहिए। अगर मैंने सही जोड़ा है तो पता नहीं सही है कि नहीं, देखा जाए। आंसर है, अरे वाह 0.77, यानी देखो हम सही जोड़े,
सही जोड़े ना, तुम्हारे सामने चल पड़े। हाँ भाई वाह, नोट कर दीजिए, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, तो इसे भी मिटा दूं, इसे मिटा दे रहा हूँ, हो गया ये वाला भी। ये इंटरेस्टिंग है और बहुत टफ नहीं है और बहुत स्कोरिंग होता है। 12 से 15 नंबर की पूरी अप्लाइड मैथमेटिक्स में आती है और बच्चे इसको पूरा कर लेते हैं। इसमें टोटल बच्चे 5-6 एक्सरसाइज है और सब में कम से कम ऑन एन एवरेज 20-20 सवाल दिया हुआ है, तो सब एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन तीसरे की तरफ। क्वेश्चन तीसरे पर आ गया बच्चों। तीसरे में कह रहा है अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर के इज सम नंबर। ओके, और इन्होंने एक कंडीशनल फंक्शन प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में दिया है पी एक्स, यहाँ पर छोटा वाला एक्स लिख दिया, छोटा वाला एक्स भी लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल की ही है बच्चों। क्या क्या लिखी है, के, फिर 2k, फिर 3k तो नहीं है, हाँ 3k एंड 0, 3k और 0। कब कब, यानी कंडीशन फंक्शन का मतलब होता है कुछ कोई वैल्यू व्हेन x इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू समथिंग, तो x की वैल्यू दी है, x बराबर 0 पर ये है, तो यानी इफ़ x बराबर 0, इफ़ x बराबर 1, इफ़ x बराबर 2, फिर 0 अदरवाइज, इफ़ मतलब अदरवाइज, यानी 0 1 2 ना हो, कोई और वैल्यू हो, तब प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, यही बता रहा है। अच्छा, कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, तो इसमें पूछा है डिटरमाइन k, यानी k की वैल्यू बताओ। बहुत आसान, देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाना है ऐसा है, पर है टफ नहीं। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर जब भी k या a या किसी अननोन की वैल्यू पूछे प्रोबेबिलिटी में, उसका एक ही मतलब है कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ को जोड़ के 1 कर दिया जाए, उससे k या a या अननोन आ जाता है। अब यहाँ पर 0 यहाँ पर रखो बच्चों प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले इस 0 के लिए प्रोबेबिलिटी 0, तो उसकी वैल्यू k है, तो आई k। 1 रखो तो क्या आई, p1 की वैल्यू क्या आई, p1 की वैल्यू क्या आई, 2k आई। फिर 2 पे वैल्यू क्या है, यहाँ x की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आई, ये वाली आई 3k आई। फिर अदर मतलब अब पता नहीं कि क्या है, अदर के लिए प्रोबेबिलिटी सीधे सीधा अदर ऐसे लिख दिया जाए, वो वैल्यू क्या आई, वो आई 0। इन सबको जोड़ने का मतलब ही, इस वाले कॉलम को, इस पूरे को जोड़ने का मतलब ही यही होता है सिग्मा पी एक्स, यानी प्रोबेबिलिटी सबको जोड़ना। क्या आ रहा है, के, 2k, 3k, 3 2 5 और 6 6k, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। अभी बात की टोटल प्रोबेबिलिटी सिग्मा पी एक्स की 1 होती है, तो k बराबर क्या आ गया, 1/6। पहला पार्ट तो हो गया आंसर, नोट कर लो। हाँ यही आंसर है, k बराबर 1/6 आई ना, 6 है, 1/6, ठीक है ना। इसका दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, देखो दूसरे में पूछा है फाइंड पी एक्स लेस देन 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। दूसरे में पूछा है, दूसरा पार्ट इसका पूछा है कि पी एक्स लेस देन 2, फिर पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, फिर पी एक्स ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या, ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, ओके। यानी 2 की ही सारे इनको प्रश्न सारे 2 का ही पूछ रहे हैं। अच्छा जी, तो x लेस देन 2, लेस देन 2 अगर करेंगे बच्चों तो 2 से छोटे केवल 2 केस हैं, एक 1 और 0, तो दोनों लिखना होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, लेस देन 2 का सीधा सीधा मतलब है प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 1। 0 से छोटा मतलब 2 से छोटा जो ऑप्शन अवेलेबल है 1 और 0 ही है, तो उनको जोड़ दिए। ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं, यही तरीका भी है। 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, k है। 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2k है। ऐड कर दो तो कितनी आएगी, 3k आई, और k की वैल्यू हमारी आ ही गई है 1/6, तो निकालो 3 1 जा 3, 2 बार में कैंसिल हुआ, आंसर आया 1/2, है ना बात, नोट कर लो। ओके, उसके बाद पूछा गया है
लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब अब 2 को इंक्लूड करते हुए चलना, यानी इसी केस में केवल 2 को ऐड कर देना, यानी इसका मतलब हो गया x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2। क्यों? क्योंकि भाई पीछे तक 2 से लेके 0 तक, इसका मतलब यह हुआ। तो क्या हो गया, यहाँ तक तो हम लोग निकाले ही हैं, 3k था ना, यहाँ तक इन दोनों का 3k था, और 2 का केस क्या है, 3k है ऑलरेडी, तो 3k प्लस 3k। इस बात को समझो, x बराबर 0 और x बराबर 1 का हम लोग क्या निकाले थे, इनका पहले निकला होता 1k और 2k जोड़ के 3k, तो डायरेक्टली वैल्यू यहाँ, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, समझे। और ये 3k इसकी वैल्यू अपने आप ही है, देख सकते हो 2 पर 3k वैल्यू है ना, देखना सीखो इसको, कितनी है वैल्यू, 6k आई, 6k और k की वैल्यू 1/6 है, तो काटो कितना आया, 1 आया, इसको भी नोट कर लो। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब 2 और 2 से आगे, 2 से आगे तो कोई केस ही नहीं, बस 0 का एक तो केस है, तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा x बराबर 2 का ही पूछ रहा है, केवल 2 का पूछ रहा है, तो 3 तो है, 3k है, देखो 3k है ना, देखो ये 3k, तो 3k और k की वैल्यू क्या है 1/6, काटो 2 बार में कटा तो क्या आया 1/2 आंसर। नोट कर लो, आंसर मिला भी लो भाई, हाँ 1/2, 1 और 1/2, तो देखो 1/2 ये आया, 1 ये आया, 1/2, तीनों आंसर सही है, नोट कर लो। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, फिर आज की क्लास को विराम दिया जाएगा। कह रहा है चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लिया जाए। चौथे क्वेश्चन में पूछ रहा है अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस और 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, ये बता चुका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स नंबर ऑफ हिट्स। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुका हूँ, चौथा क्वेश्चन ही मैंने तुम्हें अभी कराया था, वही क्वेश्चन जो एग्जाम्पल करके नहीं कराया था कि एक सिक्के को 2 बार टॉस किए थे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, तो क्या क्या आया था याद करो, 0 आया था यानी नो हेड, 1 आया था मतलब 1 हेड 1 टेल का केस यानी HTTH, पहले एग्जाम्पल बताया था, देख सकते हो वीडियो में शुरुआत में ही है। तो चौथा क्वेश्चन ऑलरेडी डन है, चौथा क्वेश्चन ऑलरेडी डन है, आंसर किया हुआ है। पाँचवा करते हैं, पाँचवा बढ़िया सवाल है, चौथा करा ही हुआ है, पाँचवा करते हैं। पाँचवा करा, डाई इज रोल्ड इफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑन द अपर फेस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में डाई इज रोल्ड और एक्स है नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ डाई, जो डाई है उसके अपर फेस, भाई ऐसा ही होता है, जो डाइस होता है वो ऐसा ही होता है। अब जैसे गिरा आपकी तरफ तो इस पर कभी 6 लिखा होगा, 4, यानी 6 ही ऑप्शन हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, और क्या होगा। तो अब यही तो हो सकता है, तो रैंडम वेरिएबल इस बार वैल्यू क्या क्या एक्वायर कर सकता है। तो अब आपने एक बार फेंका तो x 1 हो सकता है, अगली बार फेंका तो 2 हो सकता है, अगली बार फेंका तो 3 हो सकता है, अगली बार फेंका तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6, क्योंकि रैंडम वेरिएबल कहते हैं नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ डाई, तो नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई आर फ्रॉम 1 to 6, तो वही रैंडम वेरिएबल बने और सबकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो टेबल अगर बनाया जाए तो ये केस थोड़ा आसान है, इसलिए कि इसमें सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि सबका एक ही बार है और सब 1/6 1/6 हो जाएंगे, एक भी 6 बार, ये भी 2/6 नहीं, क्योंकि 2 भी एक ही बार आया है ना, है तो फेस वैल्यूज 2 है लेकिन आया तो एक ही है 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6 और ये भी 1/6, जोड़ोगे तो 6/6 आ गया। बात समझ में आई? तो पांचवा भी कर लिया। 1/6 कैसे आ रहा, बात तुम समझ रहे हो? देखो भाई, तुम्हारा जो डाइस है उसको आपने फेंका तो उसमें 6 कितनी बार आया, एक बार, 1 भी कितनी बार है, एक ही बार, 2 भी कितनी बार आएगा, एक ही बार, 3 भी एक ही बार, यानी सब पे लिखा तो जैसे यही है ना, कितनी बार लिखा है इस पर, तो ये है तो इधर 1, इधर मान लो 1 लिखा है, इधर 2 लिखा है, इधर 3 लिखा है, 4 लिखा है, मान लो 5 और 6, क्योंकि क्यूब के 6 फेस होते हैं ना,
तो उसी 6 फेज पे 1 2 3 4 5 6 लिखा है, सभी एक एक ही बार तो लिखा है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 1/6, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल नंबर कितनी बार है 6 है टोटल, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 1/6। समझ में आ गई बात, नोट कर लो। मिटा दें इसको भी। तो बच्चों देखो, आज इस क्वेश्चन के हम लोगों ने, इस एक्सरसाइज से पहले तो हम लोगों ने आज ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा, इसमें करना क्या है वो तरीका समझ गए। और एक्सरसाइज 9.1 के हम लोगों ने लाइन से 5 सवाल कर लें, 11 प्रश्न है इसमें टोटल, तो 5 तो हो ही गए, अभी 6 7 8 9 10 11 बचे हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू बच्चों, बाय।